नमस्कार साथियों। आज हम शिक्षक हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण के बारे में बात करेंगे। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में 4 मॉड्यूल हैं, यानी कि इसके 4 भाग हैं। अधिगम प्रथम भाग जो है ध्यानाकर्षण पे आधारित है। इसमें अधिगम आधारित शिक्षण के बारे में बात की गई है, यानी कि हम उसमें कुछ क्रियाकलाप भी करेंगे और उसके आधार पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे पहले है कि ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों है। किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षा में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है। शिक्षक द्वारा कुछ खास तकनीकी द्वारा ध्यान आकर्षण करने से यह संभव है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में ध्यान आकर्षण तकनीकी को अपनाकर 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। फिर उसका उद्देश्य क्या है, ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि उन बच्चों की मदद करना जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे कक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब आते हैं हम लोग कि शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षा अनुरूप लाने के लिए हम किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहला है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा से संबंधित लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। पठन पाठन के समय कक्षा में सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन कर उसका निवारण करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा उन्हें अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। ध्यानाकर्षण के शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके हम उनके कमियों को दूर कर सकते हैं। अब बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण यह है, सबसे पहला कारण है माता पिता की शैक्षिक स्थिति। माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वह बच्चे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा है परिवार का कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। अगर परिवार में कलहपूर्ण वातावरण है, मतलब कि अगर लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है तो बच्चे उस स्थिति में पारिवारिक कलह के शिकार हो जाते हैं और वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार गांवों में अक्सर देखने को आया है कि लोगों को संपूर्ण पौष्टिक आहार न मिलने से बच्चों का विकास अच्छे से नहीं होता है, जिससे उनके ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार उत्पन्न होता है और वह उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अध्यापकों का कठोर व्यवहार। कभी कभार अध्यापक से बच्चा कुछ पूछने जाता है तो अध्यापक उसको डांट फटकार कर भगा देते हैं। इसके कारण भी बच्चा अपेक्षित संप्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाता है। जितना उसको सीखना चाहिए उतना वह सीख नहीं पाता है। अब भाग 2 में आते हैं, लर्निंग आउटकम एवं आकलन। भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन पे है। इसमें लर्निंग आउटकम की अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप्स के बारे में, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन और आधारभूत शिविर ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में चर्चा की गई है। लर्निंग आउटकम है क्या चीज। पहले बात आती है कि लर्निंग आउटकम है क्या। तो लर्निंग आउटकम के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं में प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। अब आते हैं हम लोग कक्षा शिक्षण के बारे में बात करते हैं। कक्षा शिक्षण 2 प्रकार का होता है, जैसा कि यहाँ पे तालिका में दिखाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें दिखाया गया है कि सामान्य कक्षा शिक्षण, जिसमें कि वाकटाक होती है, हम लोग बात करते हैं बच्चे से, बच्चे भी हमारा उसका जवाब देते हैं। फिर उसके बाद एक अंक आधारित हम परीक्षा ले लेते हैं, उनकी छमाही परीक्षा चाहे सालाना परीक्षा हो जाती है और परिणाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है कि लड़का 30% अंक से प्राप्त 33% अंक प्राप्त करके पास हुआ है, कि 50% अंक प्राप्त करके पास हुआ है, कि 60 की 80% अंक प्राप्त करके पास हुआ है। सिर्फ उसमें पासिंग का ही हम देख पाते हैं। दूसरा है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण। लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण क्या होती है, नवाचारी शिक्षण होती है, गतिविधि आधारित होती है। इसमें गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। आईसीटी के माध्यम से भी हम इसको पढ़ाते हैं। गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन होता है। इसमें लड़के का लगातार गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन किया जाता है। परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति होती है, जिसमें कि नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक मानवीय और संवैधानिक गुणों का विकास के बारे में देखा जाता है।
लर्निंग आउटकम की अवधारणा को हम और भी अच्छे से निम्न बिंदुओं पर समझ सकते हैं। लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों के आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण गतिविधियों, नवाचारों एवं आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और यह बच्चों को जानने, समझने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने से बच्चों के तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। बच्चे परिवेशी ध्वनियों, बोलियों, वाहन, घंटी आदि ध्वनियों को पहचानते हैं। बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं। बच्चे वर्ण, अक्षर, आकृति को पहचानने लगते हैं। ये सब लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आना चालू हो जाता है। लर्निंग स्तर में अंतर क्या है? लर्निंग स्तर में अंतर है, अधिगम स्तर में अंतर यह है कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप का मतलब हुआ कि वास्तविक बच्चे ने कितना सीखा और उसको कितना सीखना चाहिए था, वो दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमें इसको लिए सीखने के स्तर का उसके आकलन करना पड़ेगा। बच्चों के अंक देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी बच्चे ने क्या सीखा। यह सिर्फ यह बता सकता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखना चाहिए था, लेकिन हम उसको यह नहीं कर सकते। बहुत अधिक अगर हम जिज्ञासु होंगे तो उसके जो गलत सवाल है उनको चेक कर सकते हैं कि उसने क्या क्या कमियां कहाँ पर की हैं और उससे हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों का चिन्हीकरण हमको करना पड़ेगा। बच्चों का चिन्हीकरण शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में होगा। पहला है कि शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में चिन्हीकरण कैसे करेंगे? हम अपनी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इसमें आपको बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर का पता चल जाएगा। फिर आप आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं आरंभिक परीक्षण के पूर्व हमको क्या करना चाहिए। आरंभिक परीक्षण के पूर्व हमको पूर्व में ही विषयवार आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाकर रख लेना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है उसकी भी एक सूची बना लेना चाहिए और एक लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न पत्र हो, यह हमको सोचना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में 3 से 5 प्रश्नों के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं, मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप के और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। प्राथमिक स्तर में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक और उच्च प्राथमिक स्तर में 75 अंक निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न पत्र की कुंजी पहले से ही तैयार करके हमको रख लेनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान हमको क्या करना है? परीक्षण शुरू होते ही शिक्षण कक्षा में माहौल हल्का बनाएं और बच्चे को सहज होकर प्रश्नों को उत्तर देने का मौका दें। आरंभिक परीक्षण में के समय बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि बच्चे एक दूसरे की नकल न कर सकें। शिक्षक बच्चों के किसी भी प्रश्नों को न पढ़कर सुनाएंगे और न ही उसके बारे में कोई बात करेंगे। बच्चे किसी प्रश्न को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं, यह जानना भी इस आकलन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अच्छा होगा यदि प्रत्येक बच्चे के पास प्रश्न पत्र की एक कॉपी हो। यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रश्नों को साफ साफ अक्षरों में श्याम पट्ट पर लिख देना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के पास उत्तर लिखने के लिए कॉपी का या अतिरिक्त पन्ने की आवश्यकता होती है। आरंभिक परीक्षण के उपरांत समूह का निर्धारण हमको करना चाहिए और समूह निर्धारण के बाद हम क्या कर सकते हैं? उनको विभिन्न समूहों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं, ABC समूह में बांट सकते हैं। फिर आता है आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। सत्र के आरंभ में चिन्हांकित बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगभग 2 माह कार्य करना पड़ेगा। इसे हम ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। सत्र के आरंभ में ही इस प्रकार के बच्चों के साथ कार्य करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चे वर्तमान कक्षा को सहजता के साथ पूरा करने लगते हैं और इन 50 दिनों में वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य न करके चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ही किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। पहली बात है कि चर्चा करनी चाहिए, उन्हें विभिन्न समूहों में बांट लेना चाहिए।
50 दिन का समय में कैसे कैसे कार्य करना है उसके बारे में हमें एक योजना बना लेनी चाहिए और उस योजना पर ही हमको कार्य करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में हीन भावना किसी भी तरह ना आए, वो ऐसा ना लगे कि मैं बहुत कमजोर हूं और इसलिए मुझको अलग बैठाया जा रहा है या मुझको अलग से छांट कर रखा गया है। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं भाग 3 पर। भाग 3 है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां और तकनीकी। पहला परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां। तो इसमें हम शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी में हम क्या करते हैं, अधिगम स्तर संबंधी सूची तैयार कर लेते हैं, समूह निर्धारण कर लेते हैं, लर्निंग आउटकम की सूची तैयार कर लेते हैं और समय सारणी बना लेते हैं। समय सारणी का बहुत बड़ा उपयोग होता है। समय सारणी से हमें यह सुविधा रहती है कि हम हर विषय को टच कर पाते हैं और आसानी से बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे समय सारणी एक बना के दी गई है, किसी कक्षा की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 50 दिन की समय सारणी बनाई गई है, जिसको कि आप देखकर समझ सकते हैं। अगर उसके बाद दिवसवार समय सारणी का हम योजना करते हैं। फिर शिक्षण योजना बनानी पड़ती है। हमें शिक्षण योजना पहले से ही तैयार करके रखनी होती है कि हमको किस तरह से क्या पढ़ाना है आज कक्षा में जाने से पहले। ये नहीं कि हम कक्षा में घुसे और उसके बाद घुसने के बाद हम क्या कहते हैं कि जो भी मन में आया वो पढ़ाना चालू कर दिए। हमको पहले से ही एक योजना बना के रखनी पड़ेगी, जिसमें ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी टीएलएम है वो हमको लेकर कक्षा में जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उपयुक्त तैयारियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन है। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से क्रियान्वयन कर लेते हैं तो यकीनन हम बच्चों को कक्षा अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देने में सहायक होंगे। फिर बैठक व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, जो बच्चों को अधिगम सीखने में सहायता प्रदान करती है। बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुकूल होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना चाहिए बच्चों को। अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना उपयुक्त होता है, बशर्ते आपके पास इसके लिए पर्याप्त जगह हो। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था तब कारगर होती है जब बच्चों के साथ बात कर रहे हों, उनकी बात सुन रहे हों, कहानियां सुना रहे हों या किसी विषय पर व्यापक विचार विमर्श चल रहा हो। इसके प्रत्येक बच्चे से शिक्षक की पहुंच आसान हो जाती है। छोटे समूह में बैठाना, बच्चों को छोटे समूह में बैठाना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण कारण होता है। इससे काफी प्रभाव पड़ता है और बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। शिक्षक का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिससे सभी बच्चे, चाहे वह किसी भी सामाजिक व धार्मिक समुदाय के क्यों न हो, आपस में घुल मिल कर बैठें। इसमें लड़कियों तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्तरवार समूह इस प्रकार से बैठे कि अन्य समूहों को उसके कार्यों के बीच बातचीत करने में व्यवधान न हो। समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि सभी एक समान अधिगम स्तर वाले बच्चे एक साथ हों। आप आवश्यकता अनुसार मिश्रित समूह बनाकर उन्हें उल्टा बैठा सकते हैं। बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिससे बच्चे व शिक्षक कक्षा में ही आसानी से आ सकें या बैठ सकें। ब्लैक बोर्ड व अधिगम सामग्री को स्पष्ट दिखाई या पहुंच के पास होना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें कक्षा में? हमारी 40 मिनट की अगर कक्षा है तो कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10 मिनट 10% होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट। बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80%, लगभग 30 मिनट होनी चाहिए। और कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, लगभग 5 मिनट की होनी चाहिए। शिक्षक स्वयं समय पर आएं, समय सारणी का ध्यान रखें तथा समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य करें। इससे बच्चों को समय की महत्ता समझ में आती है। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर पड़े। इसके लिए बच्चों को गोल, अर्धचंद्राकार और छोटे समूह में आवश्यकता अनुसार बताएं। कक्षा शिक्षण की पूरी तैयारी करके आएं। कक्षा में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री व संसाधनों को, जैसे कि शुरू में ही बताया गया है, इन सब चीजों को हमको लेकर आना चाहिए। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किसी रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें, क्योंकि प्रस्तावना का बहुत बड़ा असर पड़ता है और प्रस्तावना सदैव बच्चों के मुख से ही निकलवानी चाहिए। स्वयं नहीं बताना चाहिए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों को ऐसा घुमा के प्रश्न पूछें कि बच्चा स्वयं बताए कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कक्षा कक्ष का माहौल सहज व सरल बनाना चाहिए। इससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। सभी बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। जो लड़के अच्छा करते हैं उनकी हमेशा प्रशंसा करें, ताकि उनको देखकर अन्य बच्चे भी अच्छा करने का प्रयास करें। तेज बच्चों की प्रशंसा करें। कमजोर बच्चों को कभी कमजोर न कहें, उनको भी कहें कि ये भी सीख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत कमी कर रहा है, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर देता तो हो सकता है काफी अच्छा इसका पढ़ाई का प्रभाव पड़ सकता है। सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर दें। ये नहीं कि तेज बच्चों से ही खाली प्रश्न पूछे, कमजोर बच्चों से भी पूछें, और अगर उनको नहीं आता है तो दूसरे बच्चे की सहायता से उसको बतवाने का कष्ट करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें, ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश की पुनरावृत्ति अवश्य कराएं। जो जो प्रमुख बिंदु थे उनको हमें बार बार रिपीट करना चाहिए, जिससे बार बार सुनने से बच्चों को चीजें याद हो जाती हैं। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें एवं आवश्यकता अनुसार सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों को चर्चा करें, ताकि उन्हें सही उत्तर के तरीके में पता चल पाए। पुनरावृत्ति की दृष्टि से अभ्यास हेतु हो गृह कार्य या प्रोजेक्ट कार्य अवश्य देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमको बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसी भी दशा में बच्चों में भय न पैदा हो। आपका प्रत्येक कार्य व व्यवहार बच्चों के विद्यालय व कक्षा प्रक्रिया को जोड़ने वाला हो। बच्चों के मध्य भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से अपमानित न करें, उनको गलत शब्दों का प्रयोग न करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करना या गलत व्यवहार करना भी गलत है। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला ना हो, इसका एक विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए, क्योंकि जो भी शिक्षक है उसको ही या शिक्षिका है उसी को बच्चे हीरो या हीरोइन अपना मानते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। उनके स्कूल से चले जाने के बाद अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने गुरुओं का ही आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए हमको इस पूरी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक आदर्श शिक्षक के रूप में ही विद्यालय जाएं और वहां पे कार्य करें। जैसे हमको आचार्य कहा गया है, मतलब कि अपने आचरण से शिक्षा देने वाला। टीचर को पहले हमारे यहाँ आचार्य कहा जाता था, वो आचरण से शिक्षा देता था। वो अपने आचार व्यवहार भी, उसको कहीं पे भी बच्चा अगर खोजे तो उसका कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं होता था जो बच्चे के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना क्या होगी? लर्निंग आउटकम्स का चयन करना, स्वयं निर्धारण करेंगे हम। कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकी का चयन करेंगे। शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। शिक्षण अभ्यास पुस्तिका में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करेंगे। अब बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करके हम कार्य करेंगे। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकी बताई गई है कि पहले हमको नियोजन करना पड़ेगा, मतलब कि प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर असेसमेंट करने के बाद हम ध्यानाकर्षण शिविर को कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इस पर चर्चा होती है। प्रभावी शिक्षण तकनीकी के तरीके की तालिका दी गई है, जिसमें संसाधनों से पूर्ण कक्षा शिक्षण का वातावरण बताया गया है। कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था और रोचक प्रस्तावना है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग होना चाहिए। सीखने के लिए बातचीत होना चाहिए, समूह कार्य होना चाहिए, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना और शैक्षिक प्रपत्र सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। अब हम शिक्षण तकनीक की पहली जो बताई गई है वो बताया गया संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, यानी सभी संसाधनों से पूर्ण कक्षा का जो वातावरण होता है वह सीखने में बच्चों को बहुत प्रभावी सिद्ध होता है। बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सीखने में उनको आनंद आता है, अवधारणाओं को समझने में उनको आसानी होती है। बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखना सीखते हैं। बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में उनके वृद्धि होती है। ध्यान आकर्षण शिविर में इस बात की गई है। दूसरी शिक्षण तकनीकी बताई गई है कि कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करती है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करें जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। प्रायः शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर एवं पूरे वर्ष बिता देते हैं। वह अरुचिकर होता है और वह उचित भी नहीं होता। उनको समय समय पर बच्चों को चंद्राकार आकृति में बैठाएं। विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जोड़ी बनाकर बैठाएं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले हैं, कमजोर नजर वाले हैं, बोलने में असुविधा वाले हों, उन्हें प्रथम पंक्ति में अथवा श्याम पट के निकट बैठाएं। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर कक्षा का शिक्षण हम कर सकते हैं। इससे लाभ ये होगा
कि कम सुनने, कमजोर नजर वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे और विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। बैठक व्यवस्था बदलने पर सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधि में शामिल होने के मौके मिलते रहेंगे। कभी बच्चा ये नहीं कर सकता कि सर हमको हमेशा आगे बैठाते हैं या उसको पीछे बैठाते हैं, हमेशा उसको हमको क्या कहते हैं, इस तरह से हम उसको बार बार बदलते रहेंगे और वो सीखता चला जाएगा। तीसरी तकनीकी बताई गई है रोचक प्रस्तावना। प्रस्तावना अगर रोचक है तो बच्चे को उसमें पढ़ने में मन लगेगा। प्रायः शिक्षक बिना किसी प्रस्तावना अथवा भूमिका के शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु का प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इससे बच्चे जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य उपयोगी होते हैं। किसी रोचक घटना दृष्टांत को सुनाकर पाठ्यवस्तु को प्रारंभ करें। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर, रुचिकर कविता गीत सुनाकर, सामाजिक घटनाओं को बताकर, हम हर चीजों को बताकर पहले से जोड़कर उससे हम अगर प्रस्तावना निकलवा लेंगे, बच्चे से जो कहलवाना चाहते हैं वो हम पूछ लेंगे, तो बच्चा उसको हमको आसानी से बताने में सुविधा रहेगी, वो रुचिकर होकर उसको सुनेगा भी। अगला है कि इससे लाभ क्या होगा कि कक्षा में बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने के लिए तैयार होंगे। शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे अनुशासित रहेंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होती है। फिर चौथी तकनीकी बताई गई, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए। चार्ट, ग्लोब, शैक्षिक खेल, गिनतारा, फ्लैश कार्ड्स, चित्रकथाएं, मॉडल, ये सब अगर हम दिखाते हैं, ऑडियो वीडियो मॉडल्स दिखाते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं, तो बच्चों पर इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे इसे आनंदित होकर सीखते हैं और सीख कर वो अभ्यास करके उनको जल्दी से जल्दी विज्ञान की चीजें समझ में आ जाती है और उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर अगली शिक्षण व्यवस्था बताई गई है शैक्षिक तकनीकी पांचवी की नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि। नवाचार का हम प्रयोग करें, नई जो शिक्षक तकनीकियां आ रही है उन तकनीकी से खेल के बच्चों को खिलाएं, उनको क्या कहते हैं रोल प्ले दें, उनको कोई मॉडल बना के कहें कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा काम होगा। इससे भी काफी लाभ होता है। जैसे बच्चे रोचक गतिविधि, खेल, कहानी आदि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, बच्चे एक दूसरे की सहायता से सहयोग करते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, बच्चों को रोचक गतिविधियों में आनंद मिलता है, सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। ये प्रक्रिया काफी अच्छी है। इसमें हम क्या कहते हैं, विज्ञान में इसका उपयोग कर सकते हैं और एक रोल प्ले करके हम उनको बता सकते हैं। जैसे प्रश्न पेटिका वाला यहाँ पे दिखाया गया है और विभिन्न सांप सीढ़ी का खेल बताया गया है। ये सब देखकर बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छी चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। पदार्थ के बारे में बताया गया है, इससे हमको आसानी से पता चल जाता है। फिर छठवीं शिक्षण तकनीकी बताई गई है प्रश्न पूछना। कक्षा में प्रश्न पूछना भी बच्चों को अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षक ही नहीं अपितु बच्चे भी प्रश्नों को पूछें और जहां ना समझ में आए उसको सरलतापूर्वक सतत आकलन करें। जहां आवश्यक समझें उस बिंदु को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों द्वारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सीखने के सतत आकलन करने के लिए प्रश्न अवश्य पूछें। अक्सर ऐसा होता है कि हम क्लास में जब प्रश्न नहीं पूछते हैं तो बच्चे उदासीनता पूर्वक उसको सुनते चले जाते हैं, कथा की तरह सुनते हैं और कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। वहां पे हमको प्रश्न पूछने से काफी हद तक लाभ होना निश्चित होता है। अगली शिक्षण तकनीकी साथ है सीखने के लिए बातचीत करना चाहिए हमको। अक्सर देखा गया है कि कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, किंतु वह ध्यान रखना कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों ने क्रियाशीलता अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि कक्षा में बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जिससे वे तार्किक ढंग से चिंतन कर, मनन करते हुए कार्य कर सकें। शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करें जिनसे बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें और शिक्षक प्रश्नों से वार्तालाप कर सकें। इससे क्या लाभ होगा कि शिक्षक और बच्चों के मध्य बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगा। बच्चों में पारस्परिक बातचीत से झिझक दूर होगी, बच्चों में समूह भावना का विकास होगा, बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये शैक्षिक तकनीकी के बारे में बताया गया है। अगला शैक्षिक तकनीकी है कि बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का हमें उपयोग करना चाहिए।
जैसा कि कार्य पत्रक का हम उपयोग करेंगे तो बच्चे उस पर कार्य करके लाएंगे और हमको उससे बच्चों को सीखने में लाभ होगा। ये भी हमको बहुत जरूरी है। अगला है समूह में कार्य, ग्रुप वर्क देना चाहिए बच्चों को। कक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों को 3-5 बच्चों के छोटे छोटे समूह विभाजित करके नियोजित करके उनको अधिगम प्रक्रिया का सुगम बनाने के लिए बताना चाहिए कि बच्चे कैसे उस कार्य को पूरा कर सके। सभी बच्चे समूह में कार्य प्रतिभाग करेंगे, बच्चों में झिझक दूर होती है इससे। सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, यानी कि कुछ बच्चे भाग ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होती है। समूहों में सभी की गतिविधि को मौका मिलने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। समूह में सभी को बारी बारी से शामिल करने से बच्चे परस्पर सहयोग कर अधिक सीखते हैं। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक हो जाता है। तो ये भी हमको समूह में कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और इससे हमको लाभ होता है। फिर जोड़ी में कार्य कराएं, 2-2 बच्चों की जोड़ी बना के बैठाएं तो इससे भी कार्य करने में बच्चों को लाभ होता है। जोड़ी बनाकर बच्चों को बिना भय संकोच अपने कक्ष मित्र साथी के साथ विचार विमर्श का मौका मिलता है। जोड़ी में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से वाद विवाद भी करेंगे। जोड़ी में बच्चे तर्क वितर्क करके किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। फिर अगली शैक्षिक तकनीकी जो दी गई है वह दी गई है कि परिवेशी संसाधनों का प्रयोग। हमारे आसपास के वातावरण में जो भी संसाधन है उनको हम बता के उनको समझाएं। जैसे कमरे को बता के हम बता सकते हैं कि बेटा देखो घनाभ इस आकार का होता है, मान लो हम घनाभ के अंदर बैठे हैं, तो इनसे उनको ठोस आकृति के बारे में पता चलता है। पत्ती पेड़ को दिखाकर हम विभिन्न प्रकार की पत्तियों और पौधों के बारे में बता सकते हैं। तो परिवेशी संसाधनों का अधिक से अधिक हमें उपयोग करना चाहिए। यह स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मुफ्त में और कम पैसों में मिल जाते हैं। बच्चे उन वस्तुओं से पूर्व परिचित होते हैं, इसलिए इनका उपयोग उन्हें रुचिकर लगता है और अवधारणाओं को समझने में उनको आसानी होती है। इनके टूटने फूटने नष्ट होने से किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। इससे हम बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। फूल पत्ती पौधे अन्य चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से इसके बारे में समझा सकते हैं और इससे बहुत अच्छे लाभ हमको मिलते हैं। तो हमें परिवेशी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति भी बहुत अधिक जरूरी होती है। 14वां जो शिक्षण तकनीकी बताई गई है वह अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति है। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक प्राय विषय वस्तु को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों का उपयोग करते हुए बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को ग्राह्य बना देता है। जब एक ही चीज को हम बार बार बताएंगे तो बच्चा उसको बार बार सुनेगा और उसी परिभाषा को सुनते सुनते उसको याद हो जाता है। जैसे हम संज्ञा की परिभाषा बता रहे हैं तो किसे कहते हैं और उसको हम बार बार बता रहे हैं कि किसी वस्तु स्थान और जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बार बार बताने से भी उसको क्या होता है, याद हो जाता है और वो खुद भी उसमें से कुछ चीजें निकाल कर अपने आप स्वयं भी बताना चालू कर देता है। तो इसलिए हमको पुनरावृत्ति का भी बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा योगदान होता है। बार बार तकनीकी को दोहराना चाहिए। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। सामान्य शिक्षण में समूह कार्य में जोड़ी में कार्य करने पर समय समय पर किसी प्रोजेक्ट कार्य करते हुए शिक्षक द्वारा कार्यों का अवलोकन व प्रेक्षण करते हैं, तब शिक्षक को बच्चों की कठिनाइयों की मजबूत पक्षों का पता चलता है। यदि बच्चे किसी दिए गए कार्य में कठिनाई का अनुभव करते हैं अथवा उन्होंने सफलता प्राप्त की है तो दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। बच्चा अगर मान लीजिए किसी कार्य को चार्ट बनाने को दिए, थोड़ा गंदा बनाता है तो कह सकते हैं कि बेटा थोड़ा सा मिटाल के अच्छा बना, थोड़ा सा मिटाल के अगर और बढ़िया बना देते तो सबसे सुंदर तुम्हारा चार्ट बना था। तो उससे क्या होता है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से बच्चा और मन लगा के कार्य करता है। अगर हम उसको नकारात्मक प्रतिपुष्टि देते हैं तो नकारात्मक पुनर्बलन उसको क्या करता है, अगर हम उसको कह देते हैं कि तुम पढ़ने में तेज नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो वह उदासीन हो जाता है और उस वस्तु को नहीं करने की वो ठान लेता है। फिर वो सोचता है कि हमारे बस से ये गणित उड़ित का सवाल लगेगा नहीं। तो ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि उसको देना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण का भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को पहले ही से बता देना चाहिए कि हम लोग फला जगह घूमने चलेंगे, वहां तुम लोग अपने मनपसंद चीजों को एक कापी पे नोट कर लेना। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कुशीनगर घूमने गए तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध को कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ, वहाँ कौन कौन से मंदिर थे, किस किस जगह के लोगों ने बनवाए थे, ये सारी बातें वो नोट कर लेगा और देखकर उसको ये भी पता चल जाएगा
कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीजें उसको वहाँ पे ज्ञान से अच्छे से मिल जाएंगी। और इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, जो चीज हम घूम कर समझ सकते हैं वो परमानेंट याद हो जाती हैं, हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। लेकिन पढ़ी हुई चीज जो है हम कुछ दिन तक याद रखते हैं तोते की तरह, और उसके बाद हमको क्या कहते हैं कि वो चीज भूल जाती है। फिर अगली है सरल से कठिन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की तकनीक का प्रयोग करते हुए शिक्षक करने की संस्तुति की गई कि जो अवधारणा जानकारी बच्चों को पहले से प्राप्त हैं उन्हें वे सरल प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर होती हैं और वे बताने में सफल होते हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है वही सरल है, जो मूर्त है वो उसे समझना सरल है, जिसे छूकर अनुभव कर सकते हैं वही सरल है, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है वही सरल है। इस प्रकार जो शिक्षक सरल से कठिन की ओर ज्ञान प्राप्त करके उदाहरण की ओर अपनाकर अपना शिक्षण कार्य करते हैं वो सफल और प्रभावी होते हैं। इसका यह लाभ होता है कि बच्चे आनंद पूर्वक सीखेंगे, बच्चों में भय, संकोच एवं तनाव नहीं उत्पन्न होगा और कक्षा जीवंत हो जाती है। गणित में हम इसका उपयोग करके काफी अच्छे से गणित की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगला है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य उनको कोई अगर घर से करने को दे दिया जाए, जिसमें कि उनको कहा जाए कि तुमको ये चीज बना के लाना है चार्ट पेपर पे, चाहे किसी और चीज पर, चाहे कोई और आकृति बना के लानी है, घन बना के लाना है, घनाभ बना के लाना है, तो बच्चा उसको बनाते समय उस चीज की आकृति के बारे में सीख लेता है। अगर बच्चे को नक्शे में जगह के स्थान भरने को दे दिए गए तो प्रोजेक्ट कार्य में वो समझ जाएगा कि फला जगह जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, पूरब में स्थित है, पश्चिम में उत्तर स्थित है कि उत्तर में स्थित है कि दक्षिण में स्थित है। तो प्रोजेक्ट कार्य का भी उसके ऊपर बहुत बड़ा लाभ होता है। बच्चे स्वयं खोज करके इससे सीखता है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होते हैं, बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट कार्य जो है बच्चों के लिए देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार कुल शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया गया है। इसमें कुल 18 शिक्षण तकनीकी बताई गई है, जिनका प्रयोग करके हम बच्चों का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। इसमें आरंभिक आकलन प्रपत्र, परीक्षण नमूने प्रपत्र को दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हिंदी विषय का दिया गया है पहला। फिर इसके बाद इस पे आरंभिक प्रशिक्षण प्रपत्र पे बनाया गया है। इसी तरह का प्रपत्र बनाकर हम क्या कर सकते हैं, गणित के विषय में और अन्य विषयों में भी बच्चों का ध्यान आकर्षण हम कर सकते हैं। फिर विज्ञान का बनाया गया है इसमें परीक्षण प्रपत्र, और विज्ञान के बाद आता है इसमें चौथे अभ्यास में अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का परीक्षण प्रपत्र है। फिर परिशिष्ट 2 में अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण है, जिसमें बच्चे की प्रगति के बारे में बताया गया है। वो हम उसको क्या करेंगे, उस विवरण पे तालिका पे भर लेंगे। और कक्षा 1 के गणित का दिया गया है कि उसका अधिगम क्या है, विज्ञान का कक्षा 6 का दिया गया है कि उसका क्या है, अंग्रेजी का कक्षा 1 का दिया गया है उसका अधिगम स्तर क्या है, कक्षा 4, 1, 5, 6 सबके सभी कक्षाओं के दिए गए हैं। फिर परिशिष्ट 3 में ध्यान आकर्षण तालिका दी गई है, तकनीकी तालिका दी गई है, जिसमें संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण बताया गया है और उसके संभावित परिणाम बताए गए हैं। फिर उसके बाद कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था के बारे में बताया गया है और उसका लाभ बताया गया है। रोचक प्रस्तावना का लाभ बताया गया है, यानी कि जो चीजें इस मॉड्यूल में बताई गई हैं उसको संक्षेप में यहाँ पर लिख कर समझाया गया है, जो कि काफी पढ़ने से हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है परिशिष्ट 4 में कि ध्यान आकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण से किस तरह अलग है। तो ध्यान आकर्षण शिविर जो है सामान्य कक्षा शिक्षण से इसलिए अलग है कि ध्यान आकर्षण शिविर में बच्चा रोचकता का महसूस करता है, अपने आप को जिज्ञासु प्रवृत्ति का महसूस करता है, उसके सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। जबकि सामान्य कक्षा शिक्षण में बच्चा चुपचाप श्रोता के रूप में बैठा रहता है और उसको बहुत सी समस्याएं उसकी अंदर ही अंदर रह जाती है, वो डर के मारे पूछ भी नहीं सकता है। ध्यान आकर्षण शिविर के उपरांत क्या कक्षा अलग से लगाई जानी चाहिए, तो इसके लिए बताया गया कि नहीं लगानी चाहिए। अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यान आकर्षण तकनीकी पर आधारित शिक्षक योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। जिनका अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं है उनके लिए मॉड्यूल में दी गई विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करें और उदाहरण में दिए गए कार्य को करें। ध्यान आकर्षण तकनीकों से शिक्षक करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरे होगा, तो हमको मालूम है कि लर्निंग आउटकम पर आधारित है, लर्निंग आउटकम दक्षता आधारित होता है। तो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित
दक्षताओं का विकास करना है। अलग चुनौतियों में यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम में सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझेगा। उसी प्रकार बच्चा 1-2 अंक को नहीं जोड़ पा रहा है तो वह जोड़ घटाना, गुणा भाग या बीजगणित के सवालों को कैसे हल करेगा। ये सब हम ध्यानाकर्षण शिविर में करते हैं। पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया तभी बच्चे का अधिगम स्तर कम है, इसकी सजा हम क्यों दी जा रही है? इसकी सजा तौर पर नहीं देखना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करे, इसके लिए उन्हें संभव प्रयास करने होने चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप सतत आकलन की बात क्यों कर रहे हैं? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए हमको ये करना चाहिए। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कैसे तैयार, कौन तैयार करेगा? आरंभिक परीक्षण प्रपत्र शिक्षक को तैयार करना पड़ेगा और आपकी समझ के लिए मॉड्यूल में 4 ऐसे प्रपत्र दिए गए हैं। क्या आरंभिक परीक्षण प्रपत्र प्रिंट करके प्रत्येक बच्चे को देना, शिक्षक की व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा हो अगर वो दे सके तो बढ़िया है, नहीं तो उसको क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख देना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से हर बच्चा उसको देख सके। हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं, वो कैसे सीखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत किया जाए तो एक शिक्षक का कार्य बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, कार्य करने आदि का अवसर देना है, इसलिए वो सीख सकता है। माँ पिता तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं, हम कहाँ तक उन्हें पढ़ा पाएंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हम पढ़ाएंगे, बच्चा सीखेगा। हो सकता है माता पिता भी प्रोत्साहित होकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दें। क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षण से समुदाय में सहयोग ले सकते हैं? कैसे? हम अवश्य समुदाय ले सकते हैं, मिल जाते हैं जिसके पास कुछ समय है तथा 1-2 घंटे विद्यालय में शिक्षण कार्य में दे सकते हैं। आप उनसे अवश्य बात करें तथा उनके पास उपलब्ध समय के अनुसार विद्यालय में बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यानाकर्षण तकनीकी में विस्तार से बात कही गई। इसके साथ ही आरंभिक परीक्षण से पहले एसएमसी के साथ बैठक करके कार्य योजना के बारे में बताएं, उन्हें उसमें सहयोग के लिए आमंत्रित करें। बाद में आरंभिक परीक्षण के परिणामों के साथ उन्हें साझा जरूर करें। फिर ध्यानाकर्षण शिक्षण गतिविधियों की कार्य योजना के बारे में दिया गया है और कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसको लास्ट में बताया गया है, जिसको कि आप आराम से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में पढ़ सकते हैं। आशा है कि हमने संपूर्ण बात ध्यानाकर्षण शिविर के बारे मॉड्यूल के बारे में आपको बता दी है, वो आप लोग समझ गए होंगे और इसको पढ़कर हम और भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।